सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रोसीजर क्या होते हैं और किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और इससे पहले एक क्वेश्चन भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं जिसमें हमने आपको ये बताया था कि किन स्टेप्स का यूज़ करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है, दो तीन स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद उसे कंपेयर करते हैं लैग्रांजेस इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर से। उसके बाद जो पी क्यू और आर की वैल्यू मिलती है उसे लैग्रांजे इक्वेशन लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख करके उसमें पुट करते हैं। यहाँ लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा। सो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। इसके बाद क्या करते हैं, हम मेथड्स का यूज़ करते हैं, ग्रुपिंग मेथड या मल्टीप्लायर मेथड, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों ही मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई पी प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू क्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। सो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई पी प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू क्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। इसे क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर वी गेट। तो यहाँ से हमें कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल P, Q और R क्या हैं, ये फंक्शन होते हैं x, y और z के। ठीक है, यानी इसमें x, y और z वाले जितने भी टर्म होंगे वो आएंगे। सो कैपिटल P की वैल्यू अगर हम यहाँ देखते हैं, स्मॉल p को छोड़ के जितनी भी वैल्यू है वो सब क्या है, कैपिटल P की वैल्यू है। तो यहाँ कितना है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये कैपिटल P की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल Q की। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इसके बाद R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इक्वल्स टू आएगा, ये इक्वल में जितना भी टर्म होता है वो R होता है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब जो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। क्या होता है, डी एक्स अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। सो अब क्या है, जितनी भी वैल्यू हमने फाइंड की है पी क्यू आर की, उसे हम लैग्रांजेस इक्वेशन में पुट कर देंगे, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन में। सो डी एक्स अपॉन पी, पी की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और डी वाई अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और डी जेड अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब यहाँ से हमें ध्यान देना होता है कि हम किस मेथड का यहाँ पर यूज़ करें, ग्रुपिंग मेथड करें, मल्टीप्लायर मेथड करें, या फिर दोनों ही मेथड यूज़ हो रहे हैं तो उन दोनों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 3 फ्रैक्शन हमें मिल रहे हैं, एक x के लिए, एक y के लिए और एक z के लिए। तो फ्रॉम फ्रैक्शन 1 एंड 2, तो फ्रॉम फ्रैक्शन 1 एंड 2 अगर हम देखेंगे तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। सो वी गेट, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई ये जो फ्रैक्शन फर्स्ट हमने लिया है और सेकंड लिया है। ठीक है, सो इसमें x प्लस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू में डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी एक्स। जो हमें दो सोल्यूशन इसमें फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हमें बस ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर फ्रैक्शन से हम कुछ ऐसा बना ले जो क्या हो, इंटीग्रेबल हो। वो अगर इंटीग्रेबल टर्म हमें मिल गया तो उसको हम इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी वाई।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये हम देख पा रहे हैं कि ये इंटीग्रेबल है ये पूरा टर्म, तो अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग तो क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू यहाँ C1, तो C1 डैश लिखा है हमने क्योंकि पहले सॉल्यूशन को हम C1 मानेंगे और दूसरे को C2, सो हमने इसको C1 डैश माना है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट अभी और आएगा, ठीक है। सो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3C1 डैश, सो एलसीएम लेने के बाद यहाँ से हमें 3 मिलेगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ 3 है, इस 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3C1 डैश, सो इक्वल में हमें क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू C1, क्योंकि ये क्या है C1 डैश एक कांस्टेंट है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं C1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद अब हमें एक सॉल्यूशन तो मिल गया, अब हमें दूसरे सॉल्यूशन को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जो फ्रैक्शन है उन्हें देखेंगे कि इन फ्रैक्शन में क्या कोई दूसरी ग्रुपिंग हो सकती है, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड की ग्रुपिंग कर ली, उससे हमें एक सॉल्यूशन मिल गया, तो उसी तरह से फर्स्ट का थर्ड के साथ चेक करेंगे, सेकंड का थर्ड के साथ चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन हमें मिल जाता है कि जो सॉल्वेबल है और इंटीग्रेबल हो सकता है तो हम उसको फिर से ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें दूसरा फ्रैक्शन नहीं मिल पाए तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इन दो फ्रैक्शन से तो एक सॉल्यूशन मिल गया, अब इसको अगर हम इसके साथ करते हैं तो भी सॉल्व नहीं होगा, इसको करेंगे तो भी सॉल्व नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, ना तो वाई स्क्वायर या एक्स प्लस वाई, इनमें कोई भी टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होगा और ना ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दो वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे। सो मल्टीप्लायर भी जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लायर ऐसे यूज़ करें कि जिससे डिनोमिनेटर के जितने भी टर्म हैं वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उससे जो टर्म मिलता है काफ़ी ईजी होता है, तुरंत इंटीग्रेट हो जाता है। और उसके अलावा अगर वो ज़ीरो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वो किसी भी तीनों में से किसी भी एक फ्रैक्शन के इक्वल हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद उसको हम फिर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे। सो नाउ यूजिंग 110 एज मल्टीप्लायर्स वी गेट, अब ये 110 जो मल्टीप्लायर है ये कहाँ से है, ये हमें खुद डिसाइड करना होता है यहाँ से कि क्या मल्टीप्लायर हम लें कि जिससे हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाए, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस करने से प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है, मतलब इसमें हमें खुद डिसाइड करना होता है यहाँ से कि किस मल्टीप्लायर का हम यूज़ करें कि जिससे हमें जो सॉल्यूशन है वो आसानी से मिल जाए या फिर जो भी टर्म है वो इंटीग्रेबल हो जाए, ठीक है। सो अगर हम 110 का मल्टीप्लायर 110 को अगर मल्टीप्लायर की तरह यूज़ करेंगे सो हम देखेंगे कि ये जो 110 का अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी फ्रैक्शन हैं इन तीनों में, ठीक है, इन नोमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1dx यानी dx होगा और ये 1dy और ये 0dz, तो ये तो 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों टर्म को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो ऐड करने पर जो फ्रैक्शन आएगा वो इन तीनों फ्रैक्शन के इक्वल ही होता है, ठीक है। सो हमें क्या, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ यूजिंग 110 एज मल्टीप्लायर्स वी गेट ईच फ्रैक्शन, इसी लिखते हैं ईच फ्रैक्शन, चाहे तो हम तीनों फ्रैक्शन को यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है, या फिर हम वन वर्ड यहाँ पे ये लिख दें कि ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू, तो क्या मिल जाएगा dx प्लस dy प्लस 0dz डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, सो ईच फ्रैक्शन क्या मिलेगा, dx प्लस dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये dx प्लस dy हो गया और इन दोनों में एक टर्म कॉमन है x प्लस वाई, सो यहाँ क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। और अभी हमने देखा कि ये जो फ्रैक्शन आया है ये क्या है, ईच फ्रैक्शन के इक्वल है,
यानी तीनों ही फ्रैक्शन की क्या है, इक्वल है, तो हम किसी भी एक फ्रैक्शन के इसे इक्वल में पुट कर सकते हैं। तो अगर हम थर्ड फ्रैक्शन के इक्वल में इसे पुट कर दें, जैसे जो लिखा हुआ था dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड, तो ये देखेंगे कि ये और ये दोनों टर्म, दोनों ही फ्रैक्शन क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब इनको लेने का मतलब ये था क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है वो कैंसिल हो जा रहे थे और ये आसानी से इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में डी जेड बाई जेड। अब हम ये देखें तो ये इंटीग्रेबल है, ये क्या है, ये लॉग जेड का इंटीग्रेशन है और ये भी लॉग का है इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा, लॉग जेड, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम यहाँ मान लेंगे लॉग C2। जब भी लॉग वाले टर्म आते हैं तो उसमें हम जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मानते हैं उन्हें भी हम लॉग के टर्म ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग जेड प्लस लॉग C2। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग जेड इक्वल्स टू में क्या आएगा, लॉग C2। अब लॉग m माइनस लॉग n, लॉग का रूल है, तो क्या हो जाएगा, लॉग m बाई n यानी लॉग x प्लस वाई बाई जेड इक्वल्स टू लॉग C2। अब इसे कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई बाई जेड इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, C2। सो ये हमें क्या मिल गया, दूसरा सोल्यूशन मिल गया। अब इन दोनों सोल्यूशन को एक साथ लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। So the general solution of partial differential equation is phi of C1 comma C2 equals to 0, that is phi of C1 की वैल्यू क्या आई है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और C2 की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड इक्वल्स टू 0। सो जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो यही मेथड होते हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के बाद, ऑक्सिलरी इक्वेशन लैग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद जो भी फ्रैक्शन होंगे उसमें हम चेक करेंगे कि ग्रुपिंग मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर ग्रुपिंग मेथड से हमें सोल्यूशन मिल रहा है तो हम उससे सॉल्व कर लेंगे, उससे सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। दोनों ही सोल्यूशन मिल जाए तो और अच्छा है, और अगर हो सकता है एक सोल्यूशन मिले दूसरा सोल्यूशन हमें ना मिले तो वहाँ पर हम मल्टीप्लायर मेथड का यूज़ करेंगे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कि ना तो वहाँ पर मतलब दोनों ही अलग अलग ना यूज़ हो, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम ये ग्रुपिंग मेथड या फिर मल्टीप्लायर मेथड का यूज़ करके भी हम सॉल्यूशन डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो अभी बस इतना ध्यान रखना है कि हमें बस 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जब भी इक्वेशन आएगा उससे हम कंपेयर करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद जो भी फ्रैक्शन बनेगा उसमें हम चेक करेंगे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है।